आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे स्वन गुण के बारे में, जिसे कि ध्वनि गुण भी कहा जाता है। पिछली क्लास में बहुत स्पष्टता के साथ हमने यह समझने की कोशिश की थी कि स्वन या ध्वनि की अवधारणा क्या होती है, ठीक है, ध्वनि की विशेषताएं क्या होती हैं और ध्वनि विज्ञान क्या होता है, और साथ ही साथ स्वनों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जा सकता है, इसे हमने समझने की कोशिश की थी। आज हम ये जानेंगे कि वो कौन से गुण हैं जिन गुणों को हम स्वन गुण या ध्वनि गुण कहते हैं, और जिन गुणों के होने से अर्थ में परिवर्तन, अर्थ में विशेषता या अर्थ में एक चमत्कार पैदा हो जाता है। बहुत रोचक विषय है और उसे हम उसी रोचक अंदाज में पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप सब जानते हैं कि जो भी स्वन है या जो ध्वनियां हैं, उन सब में अपनी कुछ न कुछ विशिष्टताएं या विशेषताएं होती हैं, और बेशक ये ध्वनियां अपने आप में निरर्थक होती हैं, लेकिन जब यह मिलती हैं, कई ध्वनियां एक साथ मिलती हैं, तो इनसे एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है कि नहीं होता है। और उन सार्थक शब्दों और वाक्यों के निर्माण से एक अर्थ, ठीक है, या एक भाव हमारे सामने प्रकट होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन शब्दों के उच्चारण के दौरान या उन वाक्यों के बोलने के दौरान कुछ ऐसे तत्व समाहित हो जाते हैं उस बोलने में, जिससे अर्थ या भाव में एक विशेषता आ जाती है, एक विशिष्टता आ जाती है, और उससे सुनने वाले के सामने एक खास किस्म का भावबोध या अर्थबोध प्रकट हो जाता है, ठीक है। तो ध्वनि बोलते हुए, शब्द बोलते हुए, वाक्य बोलते हुए जो गुण उसके ऊपर आरोपित हो जाते हैं, जो स्वतः गुण उसके ऊपर चले आते हैं, उन्हीं गुणों को हम स्वन गुण या ध्वनि गुण कहते हैं। इसे और आसान से समझिए, स्वनों के ऊपर आरोपित या स्वनों का या ध्वनियों का उच्चारण करते हुए कुछ ऐसे तत्व हैं जो स्वतः उसमें समाहित हो जाते हैं, ठीक है, उन गुणों को हम स्वन गुण या ध्वनि गुण कहते हैं। अब वो गुण कौन से हैं? वो गुण है मात्रा के गुण, सुर के गुण, बलाघात के गुण, लय के गुण, ठीक है ना, संगम के गुण। कई सारे गुण होते हैं जिसे एक एक करके हम ये समझेंगे, लेकिन पहले एक उदाहरण से हम इस बात को समझें कि स्वन गुण को कैसे हम समझेंगे कि ये ध्वनियों के ऊपर स्वतः आरोपित हो जाते हैं या चले आते हैं, ठीक है। जब कोई एक व्यक्ति बोलता है तो उसमें कुछ हल्के फुल्के वाक्य होते हैं, कुछ सामान्य वाक्य होते हैं, लेकिन कुछ वाक्यों पर उसका जोर होता है, कुछ शब्दों पर उसका जोर होता है। तो शब्दों पे जोर होने से, वाक्यों पे जोर होने से, या उसके बोलने में जो चढ़ाव उतराव है, एक जो लय है, जो क्रम है, उस क्रम से, उस लय से हमें अर्थ की एक बेहतर प्रतीति होती है, भाव की एक बेहतर समझ हमारे सामने आती है। इसमें बहुत बार बोलने वाले की मनोदशा पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। जैसे कि कोई एक उदास व्यक्ति है, उससे आप पूछे कैसे हो, तो कहेगा ठीक हूं, अच्छा हूं। अच्छा में जो ध्वनियां हैं, उन ध्वनि के बोलने से यह निर्णय हो जा रहा है या यह भाव स्पष्ट हो जा रहा है कि व्यक्ति बोल तो रहा है कि अच्छा हूं, लेकिन व्यक्ति अच्छा नहीं है। इसलिए कई बार अपने दोस्तों से आप पूछते भी होंगे कि क्या बात है, थोड़े लो साउंड कर रहे हो, क्या बात है, बोलते हैं ना। सामान्य बातचीत में भी आपको पता चल जाता है, क्योंकि उसकी मनोदशा, उसके बोलने से, उसके उच्चारण से बहुत सारी चीजें हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैं। तो वो जो उच्चारण है, उसमें जो चढ़ाव उतराव है, या किसी शब्द पर, किसी वाक्य पर जो जोर है, उन्हीं सब चीजों को मिला करके हम स्वन गुण कहते हैं। यानी कि स्वनों या ध्वनियों के ऊपर आरोपित हो जाने वाले या उनके ऊपर समाहित हो जाने वाले तत्वों को हम स्वन गुण कहते हैं। आई बात समझ में? और ये क्या होते हैं? बलाघात होता है, सुर होता है, अनुतान होता है, संगम होता है, बहुत से ऐसे तत्व हैं, एक एक करके हम उस पर अलग से भी बातचीत करेंगे, है। जैसे कि एक और उदाहरण मैं आपको दूं कि आपसे पूछूं कि आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे कि ठीक हूं, मतलब सामान्य ठीक है। कोई और धीमे स्वर में कहेगा ठीक ही हूं, समझ रहे हैं ना। और कोई कहेगा ठीक हूं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये जो बोलना है, इसमें जो उतार चढ़ाव है, इसमें जो सुर है, इसमें जो अनुतान है, इस अनुतान से एक खास किस्म के अर्थबोध का प्रकटीकरण हमारे सामने होता है। और इन्हीं सब गुणों को, जिससे ध्वनियों के उच्चारण के दौरान जो उनके ऊपर आरोपित जो गुण है, उन गुणों को सम्मिलित रूप से हम स्वन गुण कहते हैं।
अब इसे एक थोड़े और उदाहरण के साथ समझिए, और रोचक उदाहरण के साथ। किसी कवि के द्वारा कोई रचित कविता होती है या कोई गीत होता है। उन गीतों को आप ऐसे सामान्यतः देखेंगे तो एक शब्द है, ध्वनियां हैं या वाक्य है, ठीक है। लेकिन जब उन शब्दों को, उन ध्वनियों को, उन वाक्यों को एक सफल गायक बहुत सुंदर सुर में गाता है ना, तो उसका प्रभाव अपने उत्कर्ष पर पहुंच जाता है। क्यों अब उसका प्रभाव उत्कर्ष पर क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि गाने के दौरान जो वो हरकतें करता है, जो सुर लहरियां हैं, जो उतार है, चढ़ाव है, अनुतान है, ठीक है, जो व्यवस्था है सुंदर ढंग से गाने की, बोलने की, मात्राओं की, सुरों की, उन सब से उसके प्रभाव में एक चमक पैदा हो जाती है। और यही सारे गुण ध्वनि के गुण कहलाते हैं, ठीक है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर ध्वनि गुणों को छंद शास्त्रीय तत्व या रागीय तत्व भी कहा गया है। ध्वनि गुणों को छंद शास्त्रीय तत्व या रागीय तत्व इसलिए कहा जाता है कि सुरों की विशेषता, तान की विशेषता इत्यादि के आधार पर उनके प्रभाव में फर्क पड़ जाता है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध गीत आपने सुना होगा, आप सबने सुना होगा। मान लीजिए उस गीत को अगर मैं यहाँ लिख दूं और आप उसका सुर नहीं जानते हो। गीत है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, सुना है ना आपने? जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। सामान्य ढंग से अगर आप इस गीत को लिख देते हैं तो उसके अर्थ में, उसके प्रभाव में उतनी विशेषता या उतना चमत्कार या उतना राग या उतना सौंदर्य पैदा नहीं हो सकेगा। लेकिन जब आप इस गीत को गाते हैं, ठीक है, या किसी सुंदर गायक को गाते हुए सुनते हैं, या खुद जब आप गुनगुनाते हैं, तो इस गीत का अपना एक प्रभाव आप महसूस करते हैं। कैसे? आप गाते हैं इस गीत को, मैं गाता हूं, ठीक है। कैसे है ये गीत? देखिए, सुनिए कैसे सुर के प्रभाव से, लय के प्रभाव से हम सब जब इस गीत को सुनेंगे तो एक नई दुनिया हमारे भीतर महसूस होगी। वो अर्थ की दुनिया होगी, वो प्रभाव की दुनिया होगी। गीत है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। इसकी अगली लाइन है, कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग, कोई किसी की खातिर तरसे अगर तो हंसते हैं लोग, बेगाना आलम है सारा यहाँ तो कोई हमारा, दर्द नहीं पहचाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। बाहर आइए अब प्रभाव से, ठीक है। प्रभाव में थे आप? क्यों थे? प्रभाव में थे ना आप? नहीं भी हो तो कह देने में क्या जाता है, ठीक है। थे कि नहीं? थे ना? क्यों थे प्रभाव में? सुर लहर थी। हालांकि मैं बहुत अच्छे से नहीं गा पाया, मैंने एक बस कोशिश की, लेकिन ये कोशिश भी आपको ये बता रही है कि तान से, सुर से, संगम से, बोलने के क्रम से कैसे प्रभाव पैदा हो जाता है। इसीलिए इसे छंद शास्त्रीय तत्व या रागीय तत्व या रागिन भी कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर कर्ण सिंह, अब थोड़े प्रभाव से बाहर आइए, अभी भी आप प्रभाव में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर कर्ण सिंह एक बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा ध्वनियों या स्वनों का उच्चारण करते समय
उन पर जो प्रभाव डाला जाता है वह प्रभाव ही ध्वनियों स्वनों की सामान्य विशेषता है, जिसे ध्वनियों के अध्ययन में ध्वनि गुण या स्वन गुण कहा जाता है। ठीक है, जब मैंने स्वनों की अवधारणा पे बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि वस्तुतः ध्वन्यात्मक दृष्टि से स्वनों को दो भागों में बांटते हैं, खंड स्वन और अखंड स्वन। बताया था ना, खंड स्वन में क्या आते हैं, स्वर और व्यंजन आते हैं, ठीक है ना, जिनका वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। और अखंड स्वन में क्या आते हैं, बलाघात आते हैं, सुर लहरियां आती हैं, संगम है, अनुतान है, विराम इत्यादि हैं। ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अखंड ध्वनियां क्या है या फिर ये स्वन गुण क्या है, इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कि खंड ध्वनि कौन है, स्वर और व्यंजन है। खंड ध्वनि अर्थात स्वर और व्यंजन के ऊपर एक मोटी परत की तरह जो ध्वनियां छाई रहती हैं या जो गुण छाए रहते हैं, ठीक है, जिनके अभाव में इनका यानी कि स्वनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वन गुण कहते हैं या अखंड स्वन कहते हैं। बलाघात, संगम, सुर, तान और लहरें इत्यादि। समझ में आई बात कि अब उनके अभाव में तो खाली उच्चारण किया नहीं जा सकता है, सुर तो आएगा, मात्रा तो आएगी, ठीक है ना, अनुतान तो आएगा। तो ये भी कह सकते हैं कि खंड स्वनों का या खंड ध्वनियों का उच्चारण जिनके बगैर नहीं किया जा सकता है, या जो ध्वनियां या जो गुण खंड स्वनों यानी कि स्वर और व्यंजन के ऊपर एक मात्रा, एक लेप के रूप में रहते हैं और उनके उच्चारण में, उनके अर्थ के प्रकटीकरण में अपनी भूमिका निभाते हैं, उन्हें हम स्वन गुण कहते हैं, ठीक है, या ध्वनि गुण कहते हैं। आगे बात समझ में। अखंड ध्वनियां जो है यानी कि जो स्वन गुण है, ठीक है, उनमें उनको लेकर के, स्वन गुण को लेकर पाश्चात्य विद्वानों ने केवल मात्रा और आघात को उन्होंने स्वन गुण घोषित किया, उन्हें ही ध्वनि गुण माना। परंतु भारतीय विद्वानों ने इसमें कुछ और चीजें जोड़ी, संगम को जोड़ा, विराम को जोड़ा, अनुतान को जोड़ा, सुर लहरियों को इत्यादि को जोड़ा। तो दुनिया भर की भाषाओं में जो स्वन गुण पाए जाते हैं, पूरी दुनिया भर की भाषाओं में, वो मुख्यतः उनको अगर आप बहुत सूक्ष्मता से भी देखें तो वो 8 गुण आपको दुनिया भर की भाषाओं में आपको देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें हम स्वन गुण कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? मात्रा है, मात्रा या दीर्घता है, दूसरा बलाघात है, तीसरा सुर या स्वर है, चौथा संगम है, पांचवा वृत्ति है, छठा विराम है, सातवां तान है और आठवां सुर लहर या ध्वनि लहर है। लेकिन मोटे तौर पे जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है, स्वनों की जो प्रमुख स्वन गुण है वो मुख्यतः 5 है। ठीक है, ये 5 कौन कौन से हैं? मात्रा या दीर्घता पहला, दूसरा बलाघात, ठीक है, तीसरा सुर या स्वर, चौथा संगम और पांचवा वृत्ति। ये 5 मुख्यतः स्वन गुण देखने को मिलते हैं। अब इनके ऊपर हम एक एक करके क्रमशः थोड़ी थोड़ी बातचीत कर लेंगे और यह विषय हमारे सामने पूर्णता में स्पष्ट हो जाएगा। अंत में हम निष्कर्ष पे भी पहुंचेंगे कि स्वन गुणों की भूमिका क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले आता है मात्रा या दीर्घता। ठीक है, आप देखते होंगे कि किसी ध्वनि के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है, उस समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा समय कहते हैं। ठीक है, कोई भी ध्वनि जब हम बोलते हैं तो उसमें एक निश्चित समय लगता है, एक तय समय लगता है। उस तय समय में हम उस ध्वनि का उच्चारण कर देते हैं और उस उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसे हम मात्रा समय कहते हैं। ठीक है, प्रख्यात व्याकरणाचार्य पाणिनि ने मात्रा काल यानी कि जो ध्वनियों के उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसके आधार पर ध्वनियों को 3 वर्गों में बांटा। ठीक है, जिसके बारे में आप परिचित हैं, जानते हैं। ये ध्वनियों के 3 वर्ग कौन कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आई बात समझ में? ये व्याकरणाचार्य पाणिनि ने बांटा है। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है, कौन कौन से हैं? वो अ, ई, उ, ठीक है ना। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में 2 गुना समय लगता है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सब क्या है? दीर्घ है। और प्लुत के बारे में कहा जाता है कि जो दीर्घ से भी कुछ दीर्घ हो, यानी कि दीर्घ से भी जिसमें ज्यादा समय लगता हो, उसे हम प्लुत कहते हैं। जैसे ओम, या किसी को बुला रहे हैं आप, ओ इधर आओ, ठीक है ना, ओ कह रहे हैं आप बुलाने के लिए, ठीक है ना, तो उसमें हम प्लुत कहते हैं। ठीक है,
कुछ लोगों का मानना है कि एक बार की चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उतना समय ह्रस्व में लगता है, 2 बार चुटकी बजाने में जो समय होता है वह दीर्घ का होता है, और 3 बार 1 2 3 जितना समय लगता है वह समय किसका होता है? प्लुत का होता है। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात होगी कि मात्राएं केवल स्वरों की होती है, ठीक है ना, क्योंकि व्यंजन तो स्वरों की सहायता से बनते हैं, तो मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती हैं। किंतु व्यंजनों में मात्रा काल अवश्य होता है, यानी कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में भी एक समय जो लगता है, इसलिए व्यंजनों में भी मात्रा काल होता है, ठीक है। और इसका अध्ययन लगातार किया जा रहा है कि व्यंजनों में भी मात्रा काल होता है, ठीक है। और छंद शास्त्र में ह्रस्व स्वर को लघु और दीर्घ स्वर को गुरु कहा जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो आप ये देखें कि किस तरह से पहला गुण जो स्वन गुण का है वह मात्रा पर आधारित है, कि ध्वनियों के उच्चारण में जो लगने वाला जो समय है, ठीक है ना, उस समय को जिसको हम मात्रा काल कहते हैं, ठीक है, और कैसे अलग अलग ध्वनियां जो ह्रस्व हैं, दीर्घ हैं या प्लुत हैं, उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, उनके उच्चारण के आधार पर कैसे शब्द, ठीक है, वाक्य इत्यादि बनते हैं, क्योंकि ध्वनि तो सबसे छोटी या सबसे छोटी इकाई है, इसी से फिर शब्द बनेगा, पद बनेगा, वाक्य बनेगा, प्रोक्ति बनेगी, फिर अर्थ निकलेगा। तो पहला गुण माना किसको? मात्रा को। आगे बात समझ में? ठीक है। दूसरा गुण माना गया सुर या स्वर, जिसे कि अनुतान भी कहा जा सकता है, या जिसे अनुतान भी कहा जाता है। दूसरा प्रमुख गुण है सुर या स्वर या अनुतान। अनुतान को गीतात्मक स्वराघात भी कहते हैं, ठीक है। इसमें संगीत के सुर की भांति आरोह और अवरोह होता है। जब हम बोलते हैं तो किस वाक्य पे, किस शब्द पे जोर देना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ तीव्र बोलना है, कहाँ आराम से बोलना है, तो ये जो आरोह और जो अवरोह होता है यह अनुतान के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सुर या अनुतान का संबंध सिर्फ घोष ध्वनियों से है, क्योंकि घोष ध्वनियों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां क्या होती हैं? झंकृत होती हैं। अघोष से इनका कोई संबंध नहीं है। भारतीय आचार्यों ने स्वरों के भी 3 रूप बताए, 3 भेद बताए। कौन कौन? ठीक है, उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर। कौन कौन से बताए? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। आधुनिक भाषा शास्त्री जो है इस उदात्त को, अनुदात्त को और स्वरित को आधुनिक भाषा शास्त्री जो हैं, ठीक है, वो कहते हैं हाई साउंड, लो साउंड और मिडिल साउंड, ठीक है। उदात्त को हाई, ठीक है, अनुदात्त को लो और स्वरित को मिडिल साउंड कहते हैं, या मिड लेवल कहते हैं। अब पहले आता है उदात्त सुर, कि उदात्त सुर क्या है? उदात्त का अर्थ होता है उच्च या श्रेष्ठ, ठीक है। उच्च स्वर को उदात्त स्वर कहा जाता है, ठीक है। और यह कब निकलता है? यह वक्ता की जो आंदोलित मनोदशा है, जब व्यक्ति आंदोलित होगा, आक्रोशित होगा, तो आप समझते हैं ना कितनी तीव्रता से, कितना आक्रामक होके, कितने जोश में वह बोलता है। तो जोश की भाषा तो धीमी नहीं होगी। आई बात समझ में ना? जब आप जोश में होते हैं, आप जब चेयर कर रहे होते हैं या किसी का उत्साह बढ़ा रहे होते हैं, तो उत्साह बढ़ाने के दौरान आप भी क्या होते हैं? जोश में होते हैं। तो उदात्त स्वर जो होता है वो उच्च स्वर होता है, ठीक है। यह वक्ता की आंदोलित मनोदशा, एकदम उत्साह में है, खुश है, कई बार गुस्से में भी होते हैं आप, ठीक है। तो इसमें कंपन वृत्ति अधिक होती है, उदात्त स्वर में कंपन वृत्ति अधिक होती है। तो पहला जो उच्च स्वर जो माना गया है, ठीक है, उच्च या श्रेष्ठ स्वर जो माना गया है वह है उदात्त। दूसरा है अनुदात्त, ठीक है। अनुदात्त मतलब निम्न सुर को अनुदात्त कहा जाता है, ठीक है। अनुदात्त का जब उच्चारण होता है तो स्वर तंत्रियों में उदात्त की तुलना में कम तनाव होता है, ठीक है। यानी कि मध्यम ढंग की ये ध्वनियां होती है, मध्यम ढंग से इनका सुर निकलता है, या इनका उच्चारण मध्यम ढंग से होता है, ठीक है। एक और मजेदार बात यह है कि उदात्त अनुदात्त ये जो 2 सुर लहरियां हैं, ठीक है ना, ये जो 2 अनुतान हैं, इनके उतार चढ़ाव से, ठीक है, किसी कविता में या किसी कहानी में या किसी नाटक में या किसी भाषण में एक प्रभाव पैदा होता है, ठीक है। जब ऊंचा बोलना है, कब नीचा बोलना है, तो वो जो संतुलन होता है, ठीक है, उदात्त और अनुदात्त, यही दो अनुतान होते हैं, उदात्त और अनुदात्त, और इससे एक
क्रम बनता है, एक प्रभाव पैदा होता है, ठीक है। और तीसरा जो सुर है वह है स्वरित सुर। स्वरित सुर का मतलब है सुर की समदशा को स्वरित सुर कहा जाता है, ठीक है। अब समदशा क्या है? तो स्वरित सुर में सुर ना तो ऊंचा होता है और ना तो नीचा होता है, ना तो बहुत ऊंचा होगा और ना तो उदात्त की तरह बहुत ऊंचा होगा और ना तो अनुदात्त की तरह कम होगा। यह दोनों के बीच में एक मिडिल स्थिति में खड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें उच्च, उदात्त और अनुदात्त दोनों के गुण क्या होते हैं? समाहित होते हैं, इसलिए इसे स्वरित सुर कहा जाता है, ठीक है। और देखेंगे कि शब्दों और वाक्यों के स्तर पर ये सुर लहर जो है या अनुतान जो है यह बहुत सक्रिय नजर आता है, ठीक है। शब्द के स्तर पर सक्रिय सुर स्वर को तान कहते हैं और वाक्य के स्तर पर सक्रिय सुर स्वर को अनुतान कहते हैं, ठीक है। और चूंकि हिंदी और संस्कृत में वाक्य के स्तर पर अनुतान बहुत देखने को मिलेगा, शब्द के स्तर पर ये बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलता है, लेकिन वाक्य के स्तर पर अनुतान बहुत देखने को मिलता है। जैसे कि 3 वाक्य मैं बोल रहा हूं, एक ही वाक्य को 3 तरीके से, और अनुतान के आधार पर इनके अर्थ में कैसे परिवर्तन हो जाएगा आप खुद समझ जाएंगे। जैसे पहला वाक्य है तुम पर्वत चढ़ सकते हो, ठीक है। इस वाक्य में एक स्वीकृति है कि हां तुम पर्वत चढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरा, तुम पर्वत चढ़ सकते हो, इसमें क्या है? प्रश्न है ना, तुम पर्वत चढ़ सकते हो, इसमें की एक सवाल है, ठीक है। और तीसरा, तुम पर्वत चढ़ सकते हो, विस्मय है, आश्चर्य है। आई बात समझ में? तो ये कैसे बदल गया? सुर लहरियों के आधार पर बदल गया। पहला वाक्य तुम पर्वत चढ़ सकते हो सामान्य है कि स्वीकृति है, तुम चढ़ लोगे। दूसरा, तुम पर्वत चढ़ सकते हो, प्रश्न है कि चढ़ सकते हो। और तीसरा, तुम पर्वत चढ़ सकते हो, विस्मय है। ये है सुर लहरियां कि एक ही वाक्य में सुरों का, ठीक है ना, वाक्यों के ऊपर सुरों का प्रभाव जब बदलता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप शब्द भी बोलते हैं ना, अच्छा है कि नहीं है, तो कैसे उसके अर्थ में परिवर्तन आप देख रहे हैं। जब किसी की बात समझ गए कि अब बहुत चालाकी कर रहा है तो बोलते हैं अच्छा, ठीक है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ये होता है कि कैसे ध्वनि गुण कैसे काम करते हैं, उच्चारण के आधार पर जो ध्वनियों में स्वतः जो तत्व जो गुण आ जाते हैं उनके आधार पर कैसे अर्थ की प्रतीति हो जाती है, ठीक है। और तीसरा स्वन गुण है बलाघात के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बलाघात ध्वनि का वह गुण है जिसमें किसी ध्वनि विशेष या अक्षर या किसी वाक्यांश या किसी शब्द पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण उसके अर्थ में विशिष्टता चली आती है, ठीक है। किसी अक्षर पर, किसी शब्द पर, ठीक है, किसी वाक्यांश पर जोर दिया जाता है तो उसके अर्थ में विशिष्टता चली आती है। बलाघात के मूलतः 2 प्रकार होते हैं, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात, ठीक है। शब्द बलाघात उसे कहते हैं जहां शब्द के किसी स्वर पर या अक्षर पर जोर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं गंवार, कहते हैं ना गंवार बोलते हैं ना, तो दूसरा अक्षर जो है उस पर बलाघात दिया जा रहा है, जैसे हम बोलते हैं इंद्र, ठीक है, तो यहां पे भी बलाघात है। तो इस तरह विष्णु, यहां पे भी बलाघात है। तो आप जब कोई शब्द बोलते हैं तो किसी एक अक्षर पर अधिक बलाघात होगा, किसी पे कम बलाघात होगा, तो ये होता है शब्द बलाघात, ठीक है। उसी प्रकार आप देखें जलज, पुस्तकालय, ठीक है ना, तो इन शब्दों में किसी एक अक्षर पर अधिक बलाघात है, किसी पे कम बलाघात है। तो शब्द बलाघात उसे कहते हैं जहां किसी शब्द के किसी स्वर या अक्षर पर जोर दिया जाता है और उसका अर्थ विशेष हो जाता है, उसे हम शब्द बलाघात कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है वाक्य बलाघात। वाक्य बलाघात क्या होता है कि जब वाक्य बोलते बोलते वक्ता आवेश में आकर, ठीक है, अपनी पूरी भड़ास निकालने के लिए या मन का वेग निकालने के लिए किसी एक वाक्य पे बहुत जोर देता है तो वहां वाक्य बलाघात हो जाता है। उदाहरण के तौर पे गली मोहल्ले में या कहीं आस पड़ोस आप जब लड़ते झगड़ते देखते होंगे तो अंतिम में जो श्राप देकर या कोई एक बहुत पुरजोर लाइन कहकर बात जो खत्म की जाती है वो वाक्य बलाघात होता है। समझ रहे हैं ना, ठीक है, वो वाक्य बलाघात होता है कि अंतिम लाइन श्राप दे देना या कुछ उल्टा सीधा कह दे, उस पर इतना स्ट्रेस होता है कि मन का पूरा भड़ास उसमें निकल जाता है। तो वाक्य बलाघात का प्रयोग प्रायः
तीव्र आवेगों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे प्रेम, गुस्सा, क्रोध, आक्रोश, इस तरह के भावों को प्रकट करने के लिए जब किसी वाक्य विशेष पर जोर दिया जाता है तो उसे हम वाक्य बलाघात कहते हैं। जैसे कि उदाहरण एक और मैं देता हूं, मान लीजिए मैं भाषण दे रहा हूं, ठीक है, और मैं भाषण दे रहा हूं, देश में जो नेताओं का जो एक माना जाता है कि भ्रष्टाचारी नेता दुनिया भर में है, हर जगह है, ठीक है, तो मान लीजिए मैं भाषण दे रहा हूं या कोई और वक्ता जब भाषण देता है तो आप देखते होंगे कि कहता होगा दूसरे पार्टी के लोगों को या दूसरे लोगों को कहता होगा कि जो तथाकथित देश में नेता हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, वो जनता को ठग रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, देश की संपत्ति को लूट रहे हैं, और अंत में बोलता है कि मैं तो कहता हूं ये देश के हत्यारे हैं, हत्यारे हैं, कहते हैं ना, अंत में आप एक पिच पे पहुंच जाते हैं। तो अंत में जब आप वो बोल रहे हैं ना कि मैं तो कहता हूं कि ये देश के हत्यारे हैं, ये देश के हत्यारे हैं, ये हवा के बलाघात है कि एक्सट्रीम लेवल पे जाके आप अपने इमोशंस को किसी वाक्य पे जब स्ट्रेस देते हैं तो वह बात सामने चली आती है। तो ये तीसरा होता है बलाघात, ठीक है। वाक्य बलाघात के बाद जो चौथा स्वर्ण गुण होता है उसे हम संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम, कंजक्शन अंग्रेजी में एक शब्द है, ठीक है। ध्वनि प्रवाह में आप देखते होंगे कि बोलते हुए एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि आती है, एकदम क्रम बना रहता है, ठीक है। किंतु कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी उन दो ध्वनियों के बीच में एक विराम या एक ठहराव जैसा होता है, ठीक है, या कुछ देर रुकना पड़ता है दूसरी ध्वनि के उच्चारण में, इसी को संगम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पे एक शब्द लिखूं, तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे, तुम्हारे का मतलब तुम्हारा, और तुम्हारे के बीच में मैं थोड़ा ठहर जाऊं, तुम्हारे, अर्थ बदल गया। एक तुम्हारे का मतलब तुम्हारा, और वैसे ही जरा सा विराम आया, तुम हारे, तो आप, इसका मतलब हुआ कि आप हार गए। एक शब्द लिखा मैंने, सिर का, सिर का एक तरल पदार्थ होता है, थोड़ा सा रुक गए, सिर का, यानी कि सिर से संबंधित, ठीक है। एक शब्द आता है वरदे, ठीक है, वरदे, वरदान देने वाली मां सरस्वती कहते हैं ना, वरदे वीणा वादनी वरदे, हमने थोड़ा सा रुका और हमने कहा वर दे, यानी कि हम वरदान मांग रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये जो ध्वनियों के बीच में जो ठहराव है, जो विराम है, इससे भी अर्थ में विशेषता चली आती है, और यह भी एक गुण होता है जिस गुण को हम संगम कहते हैं। आई बात समझ में? स्पष्ट है। और पांचवा और अंतिम गुण है वृत्ति, ठीक है। वृत्ति को स्पीड या क्षिप्रता भी कहते हैं, गति से बोलना, ठीक है। ध्वनि के उच्चारण में मात्रा आदि की भांति स्पीड यानी कि वृत्ति का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। पाणिनि ने वृत्ति के 3 भेद माने हैं, ठीक है। पहला द्रुत, दूसरा मध्यम, और तीसरा विलंबिता। द्रुत का मतलब होता है तीव्र गति से, तेज बोलना, जल्दी जल्दी बोलना, ठीक है। और यह कब होता है? द्रुत होता है भावावेग की स्थिति में, या कोई पाठ आप याद कर रहे हैं, कुछ रट्टा मार रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप उसका रट्टा मारते हैं, ठीक है। या कोई माला का आप जाप कर रहे हैं, या कोई मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, तो वो द्रुत का प्रयोग होता है। तो कहने का भाव यह है कि जब ध्वनियों का उच्चारण आप तीव्र गति से करते हैं तो वहां वृत्ति का पहला भेद आता है द्रुत, ठीक है। दूसरा आता है मध्यम वृत्ति। मध्यम वृत्ति वहां आता है जब वक्ता धैर्य के साथ संतुलित रूप से किसी विषय पे अपनी बात आराम आराम से कहता है, तो वहां मध्यम वृत्ति आती है। इसका प्रयोग चिंतनपूर्ण विवेचन अगर हो गया, ठीक है, या वार्तालाप के समय मध्यम वृत्ति का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है विलंबित वृत्ति। विलंबित वृत्ति कहते हैं मंद गति से, एकदम आराम आराम से, ठहर ठहर के बोलना। धीमी गति का समाचार सुनते हैं ना, जैसे आप एकदम आराम आराम से। और कई बार इस विलंबित वृत्ति का प्रयोग जो है वह अध्यापन के दौरान भी किया जाता है। मान लीजिए जो बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मेरी गति, मेरी स्पीड एकदम से 5 गुनी बढ़ जाए, जो भी बातें मैं क्लास में बोल रहा हूं, तो मजा आएगा आपको? नहीं आएगा। अभी मैं बोलने लगूं कि हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे करो वैसे करो, एकदम से जल्दी जल्दी अगर मैं बोलने लगूं इसी बात को, तो सुर लहरियां भंग हो जाएंगी, ठीक है ना, तान उसका भंग हो जाएगा। वो अर्थ जो आपने समझना है उसमें, आपको जो समझ में आना है उसमें दिक्कत आने लगेगी। तो विलंबित वृत्ति जो है,
ठीक है। विलंबित वृत्ति का प्रयोग अध्यापन में चीजों को सुगम बनाने के लिए, समझाने के लिए, आराम आराम से, जब आप किसी को समझाते हैं तो आराम आराम से ही ना बोलते हैं, ठहर ठहर के बोलते हैं। या फिर जब आप देखें कि आकाशवाणी से प्रसारित जो समाचार होते हैं धीमी गति के, उसमें भी आप देखेंगे, ठीक है, कि बहुत ठहर ठहर के बात कही जाती है। तो वृत्ति का जो तीसरा भेद है वह है विलंबित वृत्ति। और ये कुल 5 स्वनों के प्रमुख गुण हमारे सामने इस तरह से प्रकट होते हैं। कौन कौन? पहला क्या है? मात्रा। दूसरा अनुतान या स्वर। तीसरा बलाघात। चौथा संगम। और पांचवा वृत्ति। इन पांचों को सम्मिलित रूप से हम स्वन गुण या ध्वनि गुण मान सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें, निष्कर्ष के तौर पर हम यह भी कह सकते हैं कि ध्वनि गुणों के प्रयोग से भाषा के अर्थ की शक्ति में वृद्धि आती है। यही होता है ना, भाषा का जो अर्थ हमारे सामने आना है उसके अर्थ में वृद्धि आती है, उसका सौंदर्य बढ़ता है। डॉक्टर कर्ण सिंह ने इस संबंध में एक बहुत अच्छी बात कही है कि किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण को सीखने के लिए ध्वनि गुणों का ज्ञान तथा परिचय आवश्यक होता है, जिससे भाषा विशेष को सीखने में हम उसकी ध्वनियों के गुणों पर ध्यान दे सकें। जाहिर सी बात है, अगर हम ध्वनि के गुणों का उच्चारण ठीक से नहीं सीख पाएंगे तो भाषा बोलते हुए हम मजाक का पात्र बन सकते हैं, लोग हंस सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिएगा कि कभी कभी कोई अंग्रेज जब हिंदी बोलता है तो आप कैसे हंस पड़ते हैं, हंस लेते हैं ना, ठीक है। जैसे कई सारे फिल्मों का डायलॉग है कि मौनी तो नहीं मिला, बोलते हैं ना, या ये काम तो नहीं हुआ, या नमस्ते, जैसे वो बोलते हैं। क्यों हंसी आती है आपको? क्योंकि जो ध्वनियों का जो क्रम है, जिस व्यवस्था में उनका उच्चारण होना है, उस व्यवस्था में उनका उच्चारण वो नहीं कर पाते हैं, उच्चारण भ्रष्ट हो जाता है और उसके अर्थ का भी अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए किसी भाषा को बहुत अच्छे से सीखने के लिए स्वन गुण यानी कि ध्वनि के गुणों को भी सीखना आवश्यक होता है। ये 5 मुख्यतः ध्वनि के गुण हैं और इन्हीं 5 जो ध्वनि गुण है, हालांकि मैंने आपको बताया कि पाश्चात्य विद्वानों ने तो स्वर और आघात को ही बताया, दुनिया भर में और इसको थोड़ा सूक्ष्मता में जाएंगे तो और 1-2 गुण आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुख्यतः यही 5 ध्वनि गुण है या स्वन गुण है, ठीक है ना। और जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वन गुण या ध्वनि गुण क्या है, तो सबसे पहले आप स्वन गुण क्या है इसे बताएंगे या ध्वनि गुण क्या है इसे बताएंगे। फिर कौन कौन से मुख्यतः ध्वनि गुण है उनका नाम और उनका वर्णन करते हुए आप अपने प्रश्न के उत्तर को समाप्त करेंगे। आगे बात समझ में? तो इसी बात पे मुझे लगता है अब ये क्लास भी समाप्त होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बात मैं कहना चाहता था उसे मैंने कह दिया है और आपने समझ भी लिया होगा, ठीक है।